नमस्कार। वीडियो नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अद्भुत किताब लेकर आई हूँ जो कि देवनागरी लिपि में लिखी गई है। विज्ञान पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन विज्ञान पर ये जो किताब है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है, हिंदी भाषा में लिखी गई है और इसको किसी ने अनुवाद नहीं किया है, ये हिंदी में ही लिखी गई है और ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। मैं इसे बहुत रेकमेंड करूँगी आपको। गौहर रज़ा ने लिखी है ये, मिथकों से विज्ञान तक। तो मिथकों से विज्ञान तक ब्रह्मांड के विकास की बदलती कहानी ये है। और इस किताब के जो आरंभ में लिखा है, जो इसकी किताब के बारे में लिखा है, वो किताब के बारे में लिखा है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने। यह किताब सभ्यता के विकास में विज्ञान की भूमिका और उसके संघर्ष को समझने के लिए पढ़ी जानी चाहिए। तो गौहर रज़ा कौन है? तो गौहर रज़ा जो हैं ये इनका जन्म इलाहाबाद में 1956 में हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर में इनका बचपन बीता। बीएससी इंजीनियरिंग और आईआईटी दिल्ली में एमटेक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने प्राइवेट नौकरी भी की, यानी मल्टीनेशनल कंपनी में, और उसके बाद वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR में वैज्ञानिक का दायित्व संभालते हुए वहाँ से चीफ साइंटिस्ट के तौर पर रिटायर हुए। आप इन्हें देख चुकी होंगी क्योंकि ये काफ़ी टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेते रहते हैं, विज्ञान का पक्ष रखते हैं जब भी धर्म से विज्ञान का टकराव होता है या किसी अंधविश्वास से टकराव होता है। इन शहीदों के नाम जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि के प्रचार में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, ये इन्होंने लिखा है। सवाल तो पूछना होगा कुछ किताब के बारे में, सभ्यता का विकास और विज्ञान, विज्ञान क्या है, आम नागरिक की नज़र में विज्ञान, ब्रह्मांड की सृष्टि की उत्पत्ति को समझने की कोशिशें, आधुनिक विज्ञान की नज़र में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बुद्धिमान मानव का सफर, विज्ञान और धर्म के सवालों में अंतर। आभार। संदर्भ। मैं वीडियो दूसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहली बार इस पुस्तक को मैंने 2 बार पढ़ा है और पहली बार वीडियो रिकॉर्ड करते हुए वीडियो 1 घंटे लंबा हो गया और उसमें भी ये पुस्तक पूरी तरह से कवर नहीं हो सकी। तो इस बार मैं अपनी जो है इसको पढ़ने की बजाय कोशिश करूँगी कि इसे छोटे में आपको समझा सकूँ। सबसे पहले तो सवाल तो पूछना होगा लिखा है। सवाल तो पूछना होगा उन्होंने मैं जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सवाल पूछे हैं कि हम क्या हैं, कहाँ हैं, क्या हमें अंदाज़ा भी है कि हम एक छोटे से ग्रह में रहते हैं, एक छोटे से फ्लैट में बैठे हैं, छोटे से दुनिया में हैं, छोटे से देश के अंदर हैं, छोटी सी दुनिया है और जो हमारा जो गोला है छोटा सा वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। ऐसे 8-9 गोले और हैं, 9 प्लैनेट्स की बात की है। फिर जो ये जो हम सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर काट रहे हैं ना, वो एक मिल्की वे का हिस्सा है, आकाश गंगा जिसे कहते हैं। ऐसे ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारी मिल्की वेज हैं, जैसा हमारा अपना मिल्की वे है। और मिल्की वे में सूरज के दायरे भी लाखों तारे हैं। उसके अलावा जो है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की बात की गई है पुस्तक में कि ये ब्रह्मांड भी फैल रहा है। तो ब्रह्मांड बना कैसे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मिथकों से कैसे चलता है, कैसे माइथोलॉजी चलती आई। कुछ किताब के बारे में ये जो है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने लिखा है कि विज्ञान संचार के अध्ययन करने से पहले मजबूर किया कि मैंने वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद में नौकरी के दौरान 30 साल में इलाहाबाद में रहने वाले कुंभ में जो है जाकर हज़ारों लोगों से सर्वेक्षण किया। तो इसमें पुरुषोत्तम अग्रवाल जी बता रहे हैं कि लेखक ने कुंभ के मेले में जाकर लोगों से बातचीत की और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की। ज़्यादातर उसे हैरानी हुई कि लोग विज्ञान को समझना चाहते हैं, लेकिन धार्मिक संदेशों की ऑडियो विजुअल बौछार इस तरह से हो रही है कि विज्ञान लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को फैलाने वाले लोगों की हत्याएँ भी होती रही हैं। इन्होंने गौरी लंकेश का इसमें जिक्र किया, जो धर्म पर चोट करती थी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का काम करती थी। धर्म के दायरे में जो है बहुत सारी विचार संरचनाएं, अंधविश्वास, ऐसी प्रणालियां मौजूद हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं ईश्वर और देवताओं में विश्वास करते हैं और अगर आप उनके इस विश्वास को चुनौती देते हैं तो आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझने के लिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करने के लिए, अंधविश्वास से छुटकारा पाने के लिए आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। सभ्यता का विकास और विज्ञान। तो हमारी सभ्यता का विकास कैसे हुआ है? सदियों तक मनुष्य जो प्रश्न पूछता रहा, टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें बताया गया है कि लोग ना टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन साइंस को एक्सेप्ट नहीं करते। टेक्नोलॉजी क्या है? मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये फ़ोन, इंटरनेट, 3G, 4G, RG सारे के सारे जो हैं ये टेक्नोलॉजी है। जिस रोशनी में आप मुझे देख रहे हैं, ये जो ट्यूबलाइट है, ये टेक्नोलॉजी है। सारी चीज़ें हमारे आसपास जो है, फ्रिज, TV, AC, एयर कूलर, कार, स्कूटी, सब कुछ टेक्नोलॉजी है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। हम
हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हम ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि ये जो चीज़ें हैं, जो आविष्कार हैं, यह विज्ञान की देन है, धर्म की नहीं। और धर्म एक प्राचीन कबीलियाई संस्कृति की वजह से पनपे हैं। जब लोगों को सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे तो कल्पना, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो मनुष्य के पास थी और उसकी कल्पना की वजह से ये बना है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो बाबा है टीवी पर ज्योतिष का प्रचार करते हैं, लेकिन वो ये बात लोगों तक पहुंचने से रोकना चाहते हैं कि जो ग्रह और नक्षत्रों का मनुष्यों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस जानकारी को लेकर वो ज्योतिषीय विज्ञान के बारे में बात करते हैं, वो जानकारी, वो आंकड़े भी उन्होंने वैज्ञानिकों से ही लिए और वो जानकारी अपूर्ण है। जैसे राहु और केतु का जिक्र किया जाता है, राहु और केतु कोई ग्रह है ही नहीं। राहु और केतु जो है आकाशीय पिंड हैं। जैसे इस हमारी जो सूर्य के चारों ओर 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसके अलावा जो पिंड होते हैं, उनमें से ही किसी पिंड का नाम राहु और केतु रख दिया गया था और उसी को ग्रह या प्लैनेट कहा जाता है, जबकि वो प्लैनेट है नहीं। अब विज्ञान क्या है? ये एक आसान सा सवाल है, विज्ञान क्या है? कोई लोग बोलेंगे विज्ञान क्या है, तो आप क्या कहोगे? साइंस क्या है? साइंस बहुत तरह की होती है। साइंस होता है बायोटेक्नोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, नैनो साइंस, कंप्यूटर्स, ये सब साइंस हैं। साइंस जो है हमारे जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने का तरीका है। तो रोज़मर्रा में जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को भी विज्ञान से समझा जा सकता है। मौसम कैसे बदलते हैं, बारिश कैसे होती है, सूखा क्यों पड़ रहा है, इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। कार्ल सागन की मशहूर किताब कॉस्मोस का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने विज्ञान को बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीके से समझाया है और आगे चलकर सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक ढांचे का जो है उससे क्या फ़र्क पड़ता है विज्ञान पर, ये भी इसमें बताया गया है। विज्ञान को परिभाषित करने की भी जितनी भी कोशिशें हुई हैं, उसमें से बहुत सारे का जिक्र किया गया है। ज्ञान की जिस शाखा को प्राकृतिक दर्शन यानी नेचुरल साइंस कहा जाता था, उसे आगे जाकर साइंस कहा जाने लगा। अगर आप किसी से सवाल करें कि आप क्या काम करते हैं और वो व्यक्ति जवाब दे कि वैज्ञानिक हो, तो आपको पता चलेगा कि आपका अगला सवाल ये होगा किस चीज़ के वैज्ञानिक। क्योंकि अगर कोई स्पेस टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रहा है, कोई स्पेस साइंटिस्ट है, तो उसे नैनो टेक्नोलॉजी का नहीं पता होगा। कोई बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में रिसर्च कर रहा है, तो उसे किसी और चीज़ का नहीं पता होगा। तो विज्ञान की भी अलग अलग शाखाएं या डिसिप्लिन्स होती हैं और इन्हीं से जो है आधुनिक जीवन जो है हमारा सरल हुआ है। आगे इन्होंने इतिहास और विज्ञान में बहस की जड़ें भी बता की। इन्होंने चारवाक दर्शन का जिक्र किया और गौतम बुद्ध, सुकरात और अरस्तु, इस तरह के इब्न अल हैतम का जिक्र किया। चारवाक, लोकायुक्त और बृहस्पति दर्शन। तो चारवाक दर्शन, लोकायुक्त दर्शन और बृहस्पति दर्शन के बारे में हम जान ही नहीं पाते अगर इसकी इतनी आलोचना नहीं की होती। तो लोगों ने, बाकी जो धार्मिक लोग थे, उन्होंने चारवाक दर्शन का, नास्तिक दर्शन का इतना ज़्यादा विरोध किया कि इससे हम समझ सके कि ये क्या था। तो चारवाक दर्शन कहता है कि ना कोई आत्मा होती है, ना कोई अंतिम मुक्ति होती है, जो कुछ है वो इसी दुनिया में है। चारों जातियां, श्रेणियां, वर्ण, कर्म, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से ईश्वर जो है एक सर्वज्ञ प्राणी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक जो स्पष्ट चीज़ें हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं, इसी को मानना चारवाक दर्शन है। लोकायुक्त दर्शन के कुछ सिद्धांत ऐसा कहते हैं कि जो सत्य को स्थापित करने और स्वीकार करने का एकमात्र तरीका होता है। तो मतलब जो अनुभवजन्य साक्ष्य हैं, जैसे ये यहाँ पर है, तो इसको अगर मैं अनुभव कर सकती हूँ, इसे पकड़ सकती हूँ, वही उन्हीं चीज़ों को साक्ष्य माना गया। बाकी जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, लोकायुक्त दर्शन, बृहस्पति दर्शन और चारवाक दर्शन जिसे कहा जाता है, चारवाक दर्शन ने ही बृहस्पति सूत्र दिया था। उसमें जो चीज़ें दिखाई नहीं देती प्रत्यक्ष रूप से, आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नर्क, ये सारी चीज़ों को कल्पना माना गया और मनुष्यों को श्रेणियों में बांटने का भी विरोध किया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी ने अपनी फ़ायदे के लिए किया है। देखिए, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धर्म उस बलवान और चतुर का आविष्कार है जो कमजोरों का शिकार करता है। ये कौन से दर्शन में कहा गया है? ये लोकायुक्त दर्शन का सिद्धांत है। बौद्ध दर्शन जो है, चारवाक और बौद्ध एक दूसरे के अलग अलग थे और सही भी थे, एक दूसरे के अलग अलग रास्ते पे थे। यानी कि बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से नास्तिक दर्शन नहीं है। बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन जो है आत्मा और पुनर्जन्म को मानते हैं। बुद्ध का प्रसिद्ध कथन, लेकिन फिर भी बुद्ध दर्शन जो है चारवाक दर्शन के या नास्तिक दर्शन के काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि बुद्ध का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि अगर आप किसी भी बात को मानते हैं तो इसलिए ना मान ले क्योंकि लोगों ने कहा है, क्योंकि लोगों ने फैला दिया है। इस बात पे आप यकीन नहीं कर सकते कि किसी धार्मिक किताब में लिखी है। आप ऐसे लोगों की बात नहीं मान सकते कि शिक्षकों ने बता दी, बड़ों ने बता दी, परंपराओं से चली आ रही है, पीढ़ियों से चली आ रही है। अवलोकन और विश्लेषण के बाद ही माने। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, विश्लेषण
विश्लेषण यानी एनालिसिस, यानी कि एक तरह से साइंटिफिक टेम्परामेंट की उन्होंने बात की है कि आप जब किसी चीज़ के कारण से सहमत हो, जब आप उसका अवलोकन कर सकते हो, विश्लेषण कर सकते हो, तभी माने। ये नहीं कि इसने कह दिया उसने कह दिया। तो 2500 साल पहले ये बात कहना कि आप चीज़ों को अवलोकन करें, विश्लेषण करें और तब उन्हें माने, ये भी बहुत बड़ी बात थी। अरस्तु के सिद्धांत, तो अरस्तु का सिद्धांत जो है कॉज एंड इफेक्ट का जो सिलसिला है, अरस्तु की 384 से 322 ईसा पूर्व तक उनका जीवन काल रहा और अरस्तु ने सिद्धांत दिया कारण और प्रभाव। किसी भी वस्तु का, किसी भी घटना के घटित होने के कारण और प्रभाव होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। आज तो पूरा संसार कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को मानता है। अल हसन इब्न अल बेथम 965 से 1040 ईस्वी में हुए और इन्होंने कहा कि सच को सच के लिए तलाश किया जाना चाहिए। और अल हसन इब्न अल हैथम जो है इराक के बसरा शहर के निवासी थे और इन्होंने ही ऑप्टिकल साइंस का इन्हें जनक माना जाता है जी। इन्होंने पहली बार कहा कि आँखों से कोई किरणें नहीं निकलती हैं जिससे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। किरणें, सूर्य की किरणें या कोई भी रोशनी चीज़ों से टकरा के हमारी आँखों में जाती है और उससे हमें नज़र आते हैं। तो आधुनिक ऑप्टिशियंस के जनक जो हैं ये थे, फादर ऑफ ऑप्टिशियन साइंस के, और उसी की वजह से आज मैं ये चश्मा पहन पा रही हूँ। तो विज्ञान की देन मेरे लिए भी है और हम सब के लिए। आधुनिक विज्ञान को परिभाषित करने की कोशिशें। एडम स्मिथ ने आधुनिक विज्ञान के लिए लिखा है अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी में कि विज्ञान वो है जो व्यापक पैमाने पर तर्क को आधार मानकर कारण और प्रभाव के संबंधों को उजागर करता है ताकि इंसान के दिमाग को संतुष्ट कर सके और वह न समझ में आने वाली ताकतों का शिकार नहीं हो। तो मार्क्स और एंगल का भी जिक्र है कि आप सोच रहे होंगे कि मार्क्स और एंगल ने कैसे। मार्क्स और एंगल जो सोशल साइंटिस्ट माने जाते हैं, जो समाज को समझने की उन्होंने कोशिश की और समाज में विरोधी शक्तियों के टकराव और उनके द्वंद्व से जो पैदा होने वाली चीज़ें हैं उससे परिवर्तन लाया जा सकता है। ये सामाजिक विज्ञान जो कार्ल मार्क्स ने दिया, वो भी विज्ञान को काफ़ी मानते थे और वो वैज्ञानिकों पर नज़र रखते थे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर नज़र रखते थे। अभी कोहन का इन्होंने जिक्र किया गया है कि कोहन ने प्रतिमान का बदलाव दिया, परमाणु कीटाणु की खोज, डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत, ये सारे के सारे जो है विज्ञान से आए हैं। अभी विज्ञान और टेक्नोलॉजी, अवैज्ञानिक दावे। अभी हज़रत मूसा इंसानों को जिंदा कर देते थे, मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, सीता जी पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी और चांद पर बैठकर बुढ़िया सूत काट रही है। ये अवैज्ञानिक दावे हैं, मगर आप इनको चैलेंज करें तो कैसे साबित करेंगे कि ये सही है या गलत है, क्योंकि ये सिर्फ दावे हैं। इस तरह से कोहन ने 20वीं सदी के दार्शनिक कार्ल पॉपर ने अपनी किताब द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी में कहा, जो दावा गलत साबित किए जाने की क्षमता ही ना रखता हो उसे विज्ञान का दावा नहीं माना जा सकता। तो सीता एक टेस्ट ट्यूब बेबी थी, उसको नहीं माना जा सकता क्योंकि इसको आप गलत या सही साबित कर ही कैसे सकते हो। लेकिन उन्होंने एक उदाहरण दिया, फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि हंस सफ़ेद होते हैं, अगर एक भी हंस काला मिल गया तो हमारा ये जो चीज़ है कि हंस सफ़ेद होते हैं, ये दावा खारिज हो सकता है। तो जो दावा ऐसा है जिसे आप खारिज किसी तरह से कर ही नहीं सकते, अब सीता है नहीं, वो कौन सी कहानी में थी, वो टेस्ट ट्यूब बेबी थी या नहीं, इसको आप साबित कर ही नहीं सकते, तो ये दावा वैज्ञानिक नहीं, अवैज्ञानिक है। तो परिकल्पना को जो है सिद्धांत में तब्दील होने की संभावना या क्षमता ही नहीं होती। किसी कल्पना को आप सिद्धांत या थ्योरी नहीं बना सकते। जैसे कौरवों को के 100 बच्चे हुए, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला लिखा है जिससे जो है 100 एक साथ पैदा किए जा सके। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ के पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं कि इसे सही या गलत साबित करने का कोई तरीका है ही नहीं। आप सही भी साबित नहीं कर सकते, गलत भी नहीं। फैक्ट्रियों के धुएं ने वातावरण को दूषित कर दिया है, ये है जिम्मेदारी प्रौद्योगिकी की, मुनाफे की होड़ और वैज्ञानिक जानकारी की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, इसका जिम्मेदार विज्ञान हरगिज नहीं है। तो जब भी कोई चीज़ गलत होती है तो कहता है कि साइंस की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन साइंस ने तो हमारा जीवन आसान बनाया है, हमें नई नई जानकारियाँ दी हैं, टेक्नोलॉजी का विकास किया है और हमारा जो आधुनिक जीवन है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही देन है। वैज्ञानिक पद्धति को समझना, तो विज्ञान क्या होता है, जब किसी प्रश्न को ढूंढने के लिए एक या अनेक तरीके अपनाए जाएं, उन तरीकों को से पहुंचने के बाद निष्कर्ष निकाला जाए और उन तरीकों का ऐलान सबके लिए किया जाए कि आप इस तरीके को अपनाकर इस निष्कर्ष पर, इस कंक्लूजन को पहुंच सकते हैं, तो ही वो विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। मान लीजिए कोई वैज्ञानिक खोज होती है, तो विज्ञान की उस खोज को तब तक नहीं स्वीकार किया जाएगा जब तक कि सारे वैज्ञानिकों को फॉर्मूला प्रेजेंट नहीं किया जाता जिससे वो वैज्ञानिक खोज हुई है और वो उसे अपनी कसौटी पर खरा ना, मतलब अपनी कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर
ना परख लें। तो इस तरह से विज्ञान के जो होते हैं जर्नल्स होते हैं, उसमें शोध प्रकाशित होते हैं, पुस्तकें लिखी जाती हैं, और बाकी के वैज्ञानिक उस फॉर्मूले को समझ के, उन चीज़ों को समझ के उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी में विकास हुआ, टेलीस्कोप बनी, टेलीस्कोप से हमने दुनिया के भी बाहर देखा। माइक्रोस्कोप, खुदरबीन का आविष्कार हुआ, उससे हमने अपने ही खून के कण भी देखे। तो इससे जो है टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। क्या वैज्ञानिकों का कोई धर्म ईमान नहीं है? देखिए, इसमें कहा गया है कि लोग बार बार कहते हैं कि आज वैज्ञानिक कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं, इनका कुछ धर्म ईमान नहीं है, मतलब अपनी बात पर खरा नहीं उतरते, अपनी बात से पलटते रहते हैं। लेकिन विज्ञान यही है, आज जिस चीज़ की खोज हुई है उतनी ही जानकारी हमें है, आज की डेट में वो बात सच है। अभी बताते हैं डाइक्लोरो डाइफ्लेनिल ट्राइक्लोरोथोरिन। 1939 में इस DDT नाम की दवा का आविष्कार किया गया और पता लगाया गया कि इस पाल हरमन मुलर नाम के 1899 से 1965 के जीवन काल के व्यक्ति ने, हरमन मुलर ने अपने शोध में पाया कि DDT जो है वो कीटाणुओं को मार देती है, वो जो है कीड़ों को मार देती है। तो इसमें तो अद्भुत क्षमता है। तो इसका इस्तेमाल करके जो है 1950 और 60 के दशक में कई देश, जिसमें भारत भी शामिल था, उसने कृषि क्रांति, हरित क्रांति लाया और भारी मात्रा में कीड़ों को मारकर अच्छी फसलों का उत्पादन किया। लेकिन DDT के बारे में शोध लगातार जारी रहा और अब पता चला है कि DDT जो है ज़मीन में मिल जाती है, कीड़े जो है मजबूत कीड़े और चले आते हैं, और वो जो मजबूत कीड़े हो जाते हैं, जो इस मार से बच जाते हैं, वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि उनको मार पाना संभव नहीं होता। और उसके अलावा भी एक और चीज़ हो जाती है, उसके अलावा ये होता है कि ये जो DDT है ये खेतों और फसलों के और भूमि के और जल के माध्यम से हमारे शरीरों में पहुंचती है और हमें नुकसान पहुंचाती है। तो वो जहर जो कीड़ों को मार रहा था वो हमारे अंदर भी पहुंचता है। ये जो है विज्ञान की ही खोज है। अब ये कहेंगे कि कल तक तो वैज्ञानिक कह रहे थे कि DDT फायदेमंद है और आज कह रहे हैं फायदेमंद नहीं है। तो इस चीज़ को ही तो विज्ञान कहते हैं कि आप जो कल जानकारी थी उसको आज की नई रिसर्च से बदलते जाएं। भारत का संविधान वैज्ञानिक दृष्टि के प्रचार प्रसार का हर नागरिक का कर्तव्य मानता है। संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत जो है भारत का संविधान कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टि का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। आम नागरिक की नज़र में विज्ञान तो ब्रह्मांड क्या है, बिना परखे किसी तथ्य को स्वीकार न करना, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और आम आदमी की नज़र में विज्ञान है क्या? आम आदमी की नज़र में जो टेक्नोलॉजी है, आम आदमी उसी को विज्ञान समझ लेता है। कहता है कि सेल फोन, कार, हवाई जहाज, यही सारी चीज़ें विज्ञान हैं। अब अंधविश्वास फैलाने वालों को भी विज्ञान का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कुछ लोगों ने कह दिया कि गाय जो है वो ऑक्सीजन छोड़ती है, उसके लिए उसने इस वैज्ञानिक जानकारी का इस्तेमाल किया कि सभी जीव ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। मगर गाय को एक माता या देवी की श्रेणी में लाने के लिए उसने ये कह दिया कि गाय तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन छोड़ती है। तो इस झूठ को फैलाने के लिए भी उसे विज्ञान के उस जानकारी का, उस सच का इस्तेमाल करना पड़ा। धार्मिक, आध्यात्मिक और अंधविश्वासी लोग हो जाते हैं। तो बहुत सारे तर्कवादी लोग जो हैं अपनी जीवन में कई बार अंधविश्वासी हो जाते हैं जब उनको अपना जीवन कंट्रोल से बाहर लगता है। जैसे किसी इंटरव्यू के टाइम, किसी परीक्षा के समय, नौकरी के समय, जैसे कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपका कंट्रोल ना हो, तो उस समय जो वो है धार्मिक हो जाते हैं और ईश्वर को याद करने लगते हैं। तार्किक बुद्धि के लोग भी। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि विज्ञान एक काल्पनिक हाथी है जो उसे अपने अपने हिसाब से लोग इस्तेमाल करते हैं। शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टि तो सतेर संधान आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने, जो 1861 से 1944 का उनका जीवन काल है, वो एक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे और वो पढ़ा रहे थे। तो वो कहते हैं कि वो दिन रात अपने छात्रों को 50 सालों से पढ़ा रहे थे, लेकिन फिर भी जैसे ही ग्रहण लगता लोग पूजा पाठ करने लग जाते और सड़कों पर निकल पड़ते। तो PC रे का कहना है कि ऐसा क्यों होता है, उन्होंने पता लगाया ऐसा क्यों हो रहा है। धार्मिक संदेशों की बारिश तो वैज्ञानिक PC रे ने ये पता लगाया कि हमारे देश में धार्मिक संदेशों की बारिश होती है। जैसे ही कोई बच्चा बाहर निकलता है, सुबह उठता है, तो वो देखता है कि उसके माँ बाप पूजा पाठ कर रहे हैं, स्कूल जाता है, वहाँ पे पूजा पाठ हो रही होती है, प्रार्थना हो रही होती है, वो वापस आता है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, घंटे और पता नहीं क्या क्या जो धार्मिक त्यौहार मन रहे होते हैं, उसकी वजह से उसके दिमाग में धार्मिक संदेशों की बारिश होती रहती है बाल्यकाल से ही। और इसलिए जो है तर्क की कसौटी पर वो इन चीज़ों को परख नहीं पाता और विज्ञान की शिक्षा लेते हुए लोग भी धार्मिक हो जाते हैं। यहाँ तक कि नासा में काम करने वाले कुछ लोग भी ऐसे हो सकते हैं, इसरो में काम करने वाले कुछ लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो
जो है इस तरह से धर्म को माने। तो धर्म इतना ज़्यादा आया हुआ है, ऑडियो विजुअल सबकॉन्शियस एक रेन हो रही है, एक सुनामी आई हुई है। इस वजह से ऐसा होता है कि धर्म से लोग छुटकारा नहीं पा पाते। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, प्रौद्योगिकी उन चीज़ों को कहते हैं जिनसे काम की गति में तेजी आती है। अभी देखिए इसमें बताया है कि विद्वानों के हिसाब से धर्म के दो स्वरूप होते हैं, एक आध्यात्मिक और एक राजनीतिक। आध्यात्मिक क्या है, जिसे स्पिरिचुअलिटी भी कहते हैं, कि मैं अपनी इच्छा के लिए अपने आप को किसी ईश्वर से, किसी महाशक्ति से कनेक्टेड मानूं और कुछ पूजा पाठ करूं, तो वो मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन जब वो राजनीतिक दृष्टिकोण ले लेता है कि मैं हिंदू खतरे में, इस तरह की आइडियोलॉजी में अगर मानने लगूं, तो वो राजनीतिक बन जाता है। तब अगर आप उस हिंदू धर्म की किसी भी मान्यता को विज्ञान के आधार पर खारिज करेंगे तो आपका ज़बरदस्त विरोध होगा। तो एक जो पावर स्ट्रक्चर है, जो एक पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर है रिलीजन का, उसकी वजह से जो है धर्म को हमेशा जो है विज्ञान से टकराना पड़ता है। और क्योंकि धर्म जो है उस पावर स्ट्रक्चर में ऊंचा है, इसलिए विज्ञान हारता ही रहता है। अभी ये जानकारी दे रहे हैं कि हिंदू परमाणु बम कहा गया जब अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री ने परमाणु बम धमाका भारत में किया। उसके 15 दिन बाद पाकिस्तान में परमाणु बम धमाका हो गया और उसे मुस्लिम परमाणु बम कहा गया, इस्लामी बम कहा गया, जबकि दोनों ने ही विज्ञान का इस्तेमाल करके वो परमाणु बम बनाया था। तो विज्ञान के खिलाफ, डार्विन के सिद्धांत के खिलाफ प्रवचन देने वाले मुल्ला, पंडित, ज्योतिषी, पॉप, किसी भी धर्म के नेता जो हैं फ्रिज, एयर कंडीशनर, हवाई जहाज, इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल करने में कोई परेशानी महसूस नहीं करते। लेकिन अगर आप धर्म पर सवाल उठाएं तो वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो सारे के सारे धार्मिक लोग जो हैं टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उनके रिलीजन को, तो वो मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे। तो इसमें बताया गया है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गैलीलियो को बंदी बनाया गया, अल ब्रूनो को आग में जला दिया गया, आर्यभट्ट को भी उपेक्षित किया गया भारत में। और जो फिलहाल जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैला रहे थे, जैसे गौरी लंकेश जी की हत्या कर दी गई। विज्ञान से नफरत क्यों? अब इसमें बोला गया है कि हमारे यहाँ पर विज्ञान से नफरत क्यों है? तो बोल रहे हैं कि जो सामाजिक राजनीतिक ढांचा बन चुका है, जिसमें कुछ लोग पावरफुल हैं, वो उनकी पावर जो है खतरे में आ जाती है जैसे ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ता है। जैसे हम डार्विन का विकासवाद सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ लें तो हमें पता चलेगा कि मनुष्य किसी के मुख से, पेट से, बाहों से नहीं बने हैं। जाति प्रथा हमारे उपमहाद्वीप का कलंक है। और जैसे ही आम व्यक्ति में चेतना आ जाएगी, वो इस चीज़ से निकल जाएगा कि कोई मनुष्य किसी के मुख से पैदा होने वाला ब्राह्मण है, किसी के बाहों से पैदा होने वाला जो है क्षत्रिय है, किसी के पेट से पैदा होने वाला वैश्य है और किसी के चरणों से पैदा होने वाला शूद्र है। और इस चीज़ को कहा गया था विराट पुरुष। तो ये विराट पुरुष जो है पुरुष सूत्र में लिखा गया है, पुरुष सूत्र जो है ऋग्वेद का हिस्सा है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, ये मान्यताएं हैं, अगर डार्विन का विकासवाद सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ ली जाए तो ये ध्वस्त हो जाता है। तो जाति प्रथा का सारा सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। तो जो लोग जाति आधारित राजनीति करते हैं या जाति के आधार पर जिन्हें जनरेशनल वेल्थ मिली है, जो अपने आप को उत्कृष्ट समझते हैं, वो उनका जो सारा विचार है वो ध्वस्त हो जाएगा। तो इसलिए जो है विज्ञान से नफरत करते हैं लोग, क्योंकि वो जो उनकी जो सामाजिक सोच बनी हुई है, जिससे वो ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, उसको खतरा आ जाएगा। आखिर क्या है विज्ञान? आसानी से समझने के लिए जो भी चीज़ अध्ययन, विश्लेषण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विधि से समझी जाए और जिसका पता लगाया जाए, उसे ही विज्ञान कहा जाता है। ये 3 है, ब्रह्मांड और सृष्टि की उत्पत्ति को समझने की कोशिशें। चैप्टर 3 में हम पहुंच गए हैं। जो ब्रह्मांड कैसे बना, तो धार्मिक लोग कहते हैं अल्लाह भगवान गॉड ने बना दिया। और जब कोई बच्चा पूछता है नहीं नहीं कैसे बना, भगवान की मर्जी, चुप रहो, तो हमारे देश में स्कूलों में ब्रह्मांड के विकास का सिद्धांत अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता और जो साइंटिफिक दृष्टिकोण को फैलाने की में मदद नहीं दी जाती। अफ्रीका की जनजातियों की कहानी, इसमें मिथकों से विज्ञान तक की बात है, तो बहुत सारे मिथकों का जिक्र किया गया है। अफ्रीका की कहानी बताई गई हैं, भारत में बसने वाली जनजातियों की कहानी बताई गई हैं। और जैसे कि भारत में माना जाता है कि सूर्य के 7 घोड़े होते हैं और सूर्य जो है एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। वैसे ही प्राचीन शहर जो है वहाँ पे सबसे पुराना एपिक था, यूनान का प्राचीन शहर, द एपिक ऑफ गिलगमेश। इसमें माना जाता है कि नाव में सूर्य देवता सवार कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मिथकों का इसमें जिक्र किया गया है।
आप इसे पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तैत्रित और बाइबल का उदाहरण, तो कुरान में एक जगह पे इकट्ठा नहीं लिखा गया है कि ब्रह्मांड कैसे बना, लेकिन फिर भी बीच बीच में जो लिखा गया है उसमें ये है कि जो अपने आप को राजगद्दी पर स्थापित किया अल्लाह ने, वह रात को दिन से ढक देता है, तेजी से उसका पीछा करती है रात, सूर्य चंद्रमा और तारे को अपनी आज्ञा के अधीन बनाया है, धन्य है अल्लाह दुनिया का ईश्वर। कुरान 7:54। तौरात और बाइबल से उदाहरण, तो विश्वास संपूर्ण ब्रह्मांड परमेश्वर के आदेश पर बना, जब कोई भी चीज़ नहीं थी तो जिसे देखा जा सकता है। तो इस तरह से तौरात और बाइबल में भी कहा गया, ईश्वर ने, अल्लाह ने सब कुछ बनाया, 5 दिन तक बनाया, 6 दिन तक बनाया और उसके बाद 7वें दिन आशीष दी, पवित्र ठहराया और जो है 7वें दिन विश्राम किया। जेनेसिस 2:1-3। तो ये इस तरह के कुरान, बाइबल और तौरात, यहूदियों में भी इस तरह के उदाहरण मिलने लगते हैं कि उन्होंने कैसा कल्पना की। हिंदू, जैन और बौद्ध में सृजक मिथुन, तो भारत में जो है वर्तमान भारत में 4 तरह के जो विचार आए, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख मत, ये इस तरह के रिलीजन हुए। तो इसमें जो है ना, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग बनाया। तो देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129 से सूक्त बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वो जो विचार था वो प्रश्न पूछने वाला विचार था। जैसे कि जब न मृत्यु थी, न मृत्यु का अभाव था, न रात था, न दिन था, न मशाल थी, न सांस ले सकते थे, तब एक ब्रह्मा था और कुछ दूसरा नहीं था, ऋग्वेद में कहा गया है। तो इस तरह की विचार उस समय कहे गए। आगे चल के जो है बहुत सारे हमारे अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सारे वेद हुए। और मैंने आपको पहले ही बताया गया है कि इसमें ऋग्वेद का जो जनक है उसमें यजुर्वेद अध्याय 31 सहस्त्रों सिल वाले, सहस्त्रों नेत्र वाले, सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष को बताया गया है। तो देखिए क्या है हिंदू विचार, क्या है कि ब्रह्मांड कैसे बना है। एक विराट अंडा है, उस अंडे से जो है ये देखिए भागवत पुराण में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में लिखा गया है कि एक ब्रह्म रूप अंडा है, वो सहस्त्र वर्षों तक निर्जीव पड़ा रहा, फिर उसमें से विराट पुरुष निकला और उस विराट पुरुष के हजारों हाथ, हजारों पैर इस तरह से था, और उसके मुख से जो है उसके इस विराट पुरुष के शरीर से शिला, लोहा, पहाड़ वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बनी जो भी आपको आसपास दिखती हैं। और इस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण बना, बाहों से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए। और इसमें यह नहीं बताया गया है कि जो लोग इस वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं, जैसे कि आदिवासी, अछूत, वो कहाँ से पैदा हुए। तो इस तरह से वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला जो है धर्म, वो वर्ण व्यवस्था के चंगुल से नहीं निकल पा रहा है। जैन और बौद्ध मत में सृजन मिथ, तो बौद्ध धर्म में के विशेषज्ञ हैं दामियान केओन अपनी किताब बुद्धिज्म ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, इसमें कहते हैं कि बुद्ध और जैन धर्म दोनों में ही जो है पुनर्जन्म और आत्मा का सिद्धांत तो है, लेकिन ईश्वर के लिए मनाही है, ईश्वर को नहीं मानते वो लोग। तो इस वजह से पूरी तरह से नास्तिक दर्शन नहीं कहा जा सकता। तो जैनियों ने भी कहा है कि जो कर्म का पुंज है, मतलब आपके जो कर्म है इकट्ठे हो जाते हैं और मनुष्य मरते ही दूसरे गर्भ में चला जाता है। तो पुराने और जटिल सवाल, तो ये जटिल सवाल यही थे कि हम कैसे बने हैं, और इन जटिल सवालों का उत्तर, जीव और निर्जीव में फ़र्क क्या है, कोई व्यक्ति जीवन है, किसी में जीवन है और किसी में कोई निर्जीव है, इसमें क्या फ़र्क है, इस चीज़ का उत्तर ढूंढने के लिए प्राचीन कबीलियाई लोगों ने ये मान लिया कि जो जीव है उसमें आत्मा है और जो निर्जीव है उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा की कल्पना होते ही वर्ण व्यवस्था को उससे जोड़ दिया गया कि ये जो आत्माएं बुरे कर्म करके आई हैं इन्हें नीचे का दर्जे का वर्ण मिला है, जो अच्छे कर्म करके आई है उन्हें अच्छा वर्ण मिलेगा। और जो है जैसे जैसे आप अच्छा कर्म करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ऊंची वर्ण में आपको जो है वो मिलते जाएंगे, और जन्म मरण के चक्र से आप छूट जाएंगे तो आपको निर्वाण या मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। आधुनिक विज्ञान की नज़र से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये तो है मिथकों की कहानी। अब विज्ञान की नज़र से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। संविधान का अनुच्छेद 51A(H) का उल्लंघन करते हुए अंधविश्वास फैलाया जा रहा है भारत में। तो टीवी पर चमत्कारों की बात होती है, अंधविश्वास फैलाया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 51A(H) कहता है कि हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना है। तो अब यहाँ पर गौहर रज़ा जी जिक्र करते हैं कि उन्हें काफ़ी टीवी चैनल्स की डिबेट पर बुलाया गया, और जब भी डिबेट्स में उन्हें बुलाया जाता तो उन्हें ये कहा जाता कि आप जो है पहले माहौल बनने दीजिए, मतलब जो चमत्कार, जो धर्म या ज्योतिष की बात हो रही है उसके बाद इसका विरोध कीजिएगा। लेकिन वो कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जो मेरे तर्क हैं वो मैं पहले ही रखूँगा, ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को फैलने के बाद फिर मैं रखूँगा। तो इस तरह से इन्हें टीवी पर भी बुलाया जाना कम होने लगा। तो देखिए
किसी भी सूरत में जो धार्मिक और मिथकों का प्रचार करने वाले लोग हैं वो विज्ञानियों को सुनना ही नहीं चाहते। इनका काफ़ी इसमें विरोध हुआ। तो जो इंसान आस्था का सहारा लेकर अपना बिजनेस चला रहा है, दो अलग अलग रास्ते। धर्म का सत्य हमेशा जड़ सत्य होता है। तो मान लीजिए किसी चीज़ को मान लिया गया, धर्म मान लिया गया, वो हमेशा जड़ सत्य होता है। विज्ञान का सत्य, उसमें बदलाव आते रहते हैं। पुरानी वैज्ञानिक मान्यताओं का, पुरानी वैज्ञानिक खोजों का इस्तेमाल करके या तो उसी खोज में कुछ नया जोड़ दिया जाता है, या उस खोज को पूरी तरह से खारिज करके, पूरी तरह से गलत साबित करके फिर नई चीज़ खोदी जाती है। तो जड़ नहीं होता विज्ञान, लेकिन जो धर्म का सत्य है वो जड़ हो जाता है। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें, जब भी आप वैज्ञानिकों से कुछ चीज़ों का प्रश्न करें तो वो ये कह सकते हैं कि हमें नहीं मालूम, अभी खोज जारी है। लेकिन धार्मिक लोग कहेंगे कि हमें तो ये सबका पहले से ही मालूम है। तो वो अपने आप को पूर्ण सत्य मानते हैं। अभी एक है गुरुत्वाकर्षण के खोज की बात इन्होंने की कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं पे भी नहीं लिखा था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की खोज की वजह से ही रॉकेट जो है धरती के चारों तरफ चक्कर लगाकर फिर आकाश में जाता है। जब एक बच्चा एक दिवाली का रॉकेट छोड़ता है तो वो सीधा जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमें उस रॉकेट को जो पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजना है, तो हमेशा रॉकेट को टेढ़ा छोड़ा जाता है और वो पृथ्वी की कक्षा में एक चक्कर लगाकर फिर अंतरिक्ष में प्रवेश करता है। तो उसको कितने थ्रस्ट की, कितने पावर की आवश्यकता होगी, इसके लिए भी जो है वैज्ञानिक फॉर्मूले ही काम आते हैं। तो जितने भी क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं हमेशा धर्म का जिक्र किया है। देखिए राम को वनवास हुआ और जो है राम जो है अयोध्या में पैदा हुए थे। इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मिलता है। इस बात को विज्ञान की कसौटी पर नहीं खरा उतरा जा सकता, लेकिन न्यूटन का सिद्धांत, डार्विन का प्रजातियों का विकासवाद का सिद्धांत विज्ञान में क्रांतिकारी बदलाव के उदाहरण है। इन सारी बातों को परखा जा सकता है। तो इन सारी बातों को अध्ययन, अवलोकन, विश्लेषण और से इन सारी चीज़ों को परखा जा सकता है। लेकिन जो धर्म है वो एक सिर्फ विश्वास है, उस विश्वास का कोई आधार नहीं है, उसे आप चुनौती नहीं दे सकते, उसे परख ही नहीं सकते। क्रांतिकारी मोड़, अब इन्होंने कहा है कि जो है क्रांतिकारी मोड़, बहुत सारे क्रांतिकारी मोड़ जो हैं विज्ञान में आए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखिए इसमें पुस्तक में तो बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन मैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो इसमें लिखा है उसका शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले एक बिंदु था, सारी की सारी ऊर्जा एक बिंदु पर एकत्रित थी, और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से ही ये पता चला कि पहले ऊर्जा एकत्रित थी, फिर जो वो ऊर्जा किसी कौन सा कारण था, किसके कारण कि वो जो है उस ऊर्जा में विस्फोट होना शुरू हो गया और वो ऊर्जा फैलती हुई चली गई। और जब वो ऊर्जा फैलती हुई चली गई तो उसी से, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, उसी से जो है सारा ब्रह्मांड बना, उसी से तारे बने। और जो कुछ गैसें अपनी धुरी पर घूम रही थी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, किसी तारे के प्रभाव से यूं घूम रही थी, वो गैसें घूमती घूमती जमने लगी, कुछ जमकर ग्रह बन गई। और जो पृथ्वी है उसका विकास तो बिल्कुल ही अलग तरीके से हुआ। पृथ्वी न केवल अपनी धुरी पर घूम रही थी, बल्कि घूमते घूमते वो जमने लगी, और उसका जो सतही तापमान था वो हज़ारों डिग्री सेल्सियस, लाखों डिग्री सेल्सियस था, और पूरा का पूरा जो है लावा से भरी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद जो उसका गुरुत्वाकर्षण बल था, उसका दबाव, वातावरण का दबाव इतना मजबूत था कि जो पानी है वो उस वक्त भी मौजूद था। वो उबलता हुआ पानी धीरे धीरे ठंडा होता गया, और उसके बाद धीरे धीरे जो है पृथ्वी पर जीवन आया। और जीवन जो है पहले जो एक कोशिका का जीवन आया, फिर जटिल प्रक्रिया बनने लगी, कई कोशिकाओं का जीवन आने लगा। तो जो सारा का सारा जीवन का क्रमिक विकास है वो इस तरह से हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं, अभी देखिए इसमें बताया गया है कि 1548 से 1600 के बीच में जियादोर्नो बुर्नो ने ये कहा कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें पता चली हैं। निकोलस कोपरनिकस ने अपनी किताब में आंकड़ों के आधार पर कर चुके थे कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, तो इन्होंने वैज्ञानिक खोज का जिक्र किया। गैलीलियो ने 1564 से 1642 में टेलीस्कोप की मदद से ये पता लगाया कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। इन सारी खोजों का हुआ क्या, जियादोर्नो बुर्नो उनको जिंदा जला दिया गया, गैलीलियो को नज़रबंद कर दिया गया, कोपरनिकस की किताब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इन वैज्ञानिक खोजों से तो पहले ये माना जाता था कि धरती चपटी है, फिर ये माना जाने लगा कि धरती चपटी तो नहीं है, लेकिन धरती ब्रह्मांड का केंद्र है। जब इन लोगों ने पता लगाया कि धरती गोल है और ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, तो इन वैज्ञानिकों को बहुत पीड़ा सहनी पड़ी, क्योंकि बाइबल में ये लिखा हुआ था कि धरती जो है ब्रह्मांड, बाइबल में जो धरती की उत्पत्ति की कहानी थी वो इससे बिल्कुल मैच नहीं करती थी। इसलिए चर्च का इन्हें बहुत विरोध सहना
रहना पड़ा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के कारण ब्रह्मांड स्थिर रह ही नहीं सकता। अब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया कि हर चीज़ एक दूसरे को आपस में खींचती है, तो ब्रह्मांड स्थिर कैसे रह सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि क्योंकि एक चादर को चारों तरफ लोग खींचने लगे तो वो एक जगह स्थिर रह सकती है। लेकिन अब ये पता चला कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ब्रह्मांड के पिंडों पर लागू नहीं होता, यानी कि जो ग्रह हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, जो छोटे पिंड हैं, उन पर लागू नहीं होता, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं और फैलती ही जा रही है। ये जो हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड होता जा रहा है। तो जो गलती न्यूटन ने की थी, गलती अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 से 1955 में हुई। आइंस्टाइन ने 1905 से 1915 में लेख छापे। उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण तरंगें पैदा होती है। ब्लैक होल की भी खोज उन्होंने की। तो अंतरिक्ष में बड़े पिंडों के कारण जो सिलवटें होती हैं, उससे ऊर्जा की तरंगें निकलती हैं और ऐसा होता है कि अंतरिक्ष में भी घुमाव पैदा होता है। आइंस्टाइन के सिद्धांत से बता रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण से अंतरिक्ष में पैदा होने वाली सिलवटों का नतीजा है। तो गुरुत्वाकर्षण पैदा कैसे होता है, किस तरह से गुरुत्वाकर्षण बना है, इसके बारे में अब ये माना जाने लगा है कि जो अंतरिक्ष में सिलवटें बनती हैं ऊर्जा की, उसके कारण गुरुत्वाकर्षण हुआ है। आर्थर स्टैनली एडिंगटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये देखिए, ये जो है पूरी की पूरी एक खोज इन्होंने बताई है कैसे की। आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा गया कि जैसे ही सूर्य के पास कोई किरण गुजरती है तो उसमें आर्क आ जाता है। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण उसको बदल देता है, उसकी राह बदल देता है। तो अब जो है 1915 में आइंस्टाइन ने कहा कि सूर्य के पास से अगर कोई किरण रोशनी की तेज़ से गुजरती है तो 1.75 सेकंड्स के आर्क पर मुड़ जाएगी। ये इससे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो कहा गया। तो 1916 तक एडिंगटन जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की वेधशाला में काम करते थे। 1919 में अफ्रीका और लैटिन अफ्रीका में गए। तो अब देखिए, इसके बारे में ये जो एक एक्सपेरिमेंट है मैं बताती हूँ। ब्रह्मांड असल में स्पेस टाइम का एक गुब्बारा है जिसमें सारे पिंड जड़े हुए हैं। मान लीजिए आप एक गुब्बारे को जो बिना फूले हुए 2 पॉइंट उसमें लगाते हैं, वो पॉइंट उसके बहुत पास होंगे, लेकिन जैसे उसमें हवा भरती जाएगी वो 2 पॉइंट्स दूर होते जाएंगे। इस तरह से यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में प्रकाश की किरणों के बड़े पिंडों के पास गुजरने पर मुड़ जाने को गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग नाम दिया। एडिंगटन के इस परीक्षण के बाद अब विज्ञान की दुनिया में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का राज पूरी तरह स्थापित हो गया। तो देखिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी इसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1911 में इस्तेमाल करते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी। अब जो है 1915 में आइंस्टाइन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण किरणें मुड़ जाती हैं। अब जो है एडिंगटन एक व्यक्ति होते थे जो कि इस जो उन्होंने थ्योरी दी थी उसको उन्होंने प्रैक्टिकल किया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ये पता लगाया कि जो किरण, जो कोई रोशनी की किरण सूर्य के साइड से गुजरने वाली थी वो कितना डिग्री मुड़ गई, और उससे पता चला कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो अपना राह भटक जाती है। तो इस वजह से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को साबित किया जा सका। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को साबित करने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन के अलावा कौन थे? स्टैनली एडिंगटन। और इन्होंने 29 मई दोपहर 2 बजे जो है 1919 को जो सूर्य ग्रहण हुआ था उसमें जो सोलर की तस्वीरें ली थी उससे ये साबित हुआ। तो कितना इसमें मेहनत लगी है, कितनी इन चीज़ों का पता इन्होंने लगाया है। अब देखिए, ब्रह्मांड की आधुनिक रचने वाले 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जॉर्जेस हेनरी जोसेफ एडल्फ लेबले 1894 से 1966 का जन्म और 1894 के बेल्जियम के शहर में रहने वाले थे। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में छपना था। तो लेम्ले ने और हबल टेलीस्कोप को आप जानते ही हैं। हबल जो है 1889 से 1953। अब इनके सिद्धांत को जो है हबल लेम्ले नियम के रूप में जाना जाता है। और ये सिद्धांत क्या है? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का सिद्धांत जो है लेम्ले हबल ने मिलकर दिया है। आइंस्टाइन का समर्थन समीकरण है E = mc⁻²। ऊर्जा और पदार्थ एक ही दूसरे के सिक्के के 2 पहलू हैं। तो मैटर और एनर्जी एक ही है।
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसका सिद्धांत देने वाले भी आइंस्टाइन थे। तो इस तरह से जो है लगातार वैज्ञानिक एक दूसरे को चुनौती देते रहते हैं, नए विचार आते रहते हैं, पुराने विचारों को बदलते रहते हैं। फैलते हुए ब्रह्मांड की कहानी, तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में और भी बताया गया है। तो यूनिवर्स में कितनी तरह की फोर्सेस होती हैं, हाई न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, लो न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें ये बताया गया है, इसमें पूरी की पूरी कहानी बताई गई है कि पहले एक ब्रह्मांड एक बिंदु पर सिमटा हुआ था, फिर जो है इसमें कुछ हुआ और ये फट गया, वहाँ से फटने लगा, बिग बैंग के नाम से जो जानते हैं। और एक सेकंड के कई सौ हिस्से में इस तरह से हुआ कि इसमें ये चारों तरह की जो फोर्सेस मैंने जिनका जिक्र किया वो आई, और इस तरह से ब्रह्मांड फैला और तारे बने, और ये जो तारे टूटते गए, बनते गए, कुछ ब्लैक होल्स में समा गए, जो तारे के टूटने को सुपरनोवा कहते हैं। फिर आ गया, फिर उसके बाद एकदम से सन्नाटा छा गया, अंधेरे का युग जिसे कहते हैं वो भी रहा। फिर उसके बाद ब्रह्मांड काफ़ी ठंडा हो गया, और ठंडे होने के बाद जो है जो हीलियम और हाइड्रोजन के बादल फैले हुए थे वो धीरे धीरे सिमट रहे थे। इन बादलों में परमाणुओं की गुरुत्वाकर्षण के कारण तरह तरह की तंगे निकलने लगी, ऐसा लग रहा था कि दिवाली जगमगा रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती गई। फिर उसके बाद ये जो गैसों के गोले थे ये इकट्ठे होकर जो है ग्रह बनते गए और तारों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। हम अपने तारे सूर्य के गिर्द चक्कर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें उसके चारों तरफ चक्र लगवा रही है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा इसलिए चक्कर लगा रहा है क्योंकि हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे चक्र लगा रही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, एक जगह पे भी घूमती है, वो भी इसलिए घूमती है क्योंकि उसमें भी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है। तो देखिए ब्रह्मांड की कहानी जो है फिर से पता चला। जो टेलीस्कोप है, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का मुंह जब आकाश की तरफ मोड़ा तो उसे मिल्की वे दिखाई दिया। उसे पता चला कि ब्रह्मांड की जो कहानी में हमारी जो मंदाकिनी है वो एक सर्प की तरह है और उसे मिल्की वे कहा जाता है। तो ऐसी हजारों करोड़ों मिल्की वेज हैं। हमारी ही मिल्की वे में सूर्य जैसे बहुत सारे तारे हैं। उसके अलावा बहुत सारी मिल्की वेज हैं जिसे कहकशां कहते हैं, और उर्दू में कहकशां कहते हैं, हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं। गैलेक्सी का शब्द ही नहीं है, इतना बड़ा हमारा यूनिवर्स फैलता जा रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। तो सौरमंडल भी इसी तरह से बना। सौरमंडल की कहानी मैंने आपको बता दी थी कि किस तरह से गैसों के जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो भी चल रही थी, गैस भी थी, लावा भी थी, और उसके बाद पर्यावरण का दबाव बनता गया और पर्यावरण बने सूक्ष्म जीवों से जैसे जीव बनते गए। 4 युगों का लेखा जोखा। तो हम लोग मानते हैं कि जो है हिंदू मानते हैं कि जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग इस तरह की चीज़ों को युग मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक आधार पर युग होते हैं हेडियन युग, आर्कियन युग, प्रोटोजाइक युग और फेनरोजिक युग। तो इस तरह से वायुमंडल किस किस तरह से बना जो मैंने आपको कहानी बताई, ये इस तरह से हुआ है। 5वां चैप्टर है बुद्धिमान मानव का सफ़र। तो बुद्धिमान मानव का सफ़र कहाँ तक है? तो वैज्ञानिक आंकड़ों और वैज्ञानिक शोध से हमने जाना कि बिग बैंग थ्योरी कैसे आई, उसके बाद जो है अलग अलग मॉडल्स की कसौटी पर खरा उतरकर हमने चीज़ें जानी। मानव अफ्रीका के जंगलों में। तो देखिए सबसे पहले अभी आप किसी नेता ने कह दिया था हमने तो कभी बंदरों से इंसान को बनते हुए नहीं देखा, तो इसका मतलब तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन गलत है। लेकिन यहाँ पे इस पुस्तक में ऐसे समझाया गया है कि इस बात को ये समझिए कि एक पेड़ है, उस पेड़ के विशाल पत्ते और टहनियाँ और जड़ें हैं, सब कुछ उसी पेड़ से निकला है। एक पत्ता दूसरे पत्ते में नहीं बदल जाता, लेकिन एक पत्ते का दूसरे पत्ते से संबंध तो है, उसमें अस्तित्व तो है। तो ऐसा नहीं है कि हम बंदरों से बन गए, लेकिन बंदर भी हमारे ही जो है सगे संबंधी हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो सेम हैं। जैसे कि पेड़ का जो तना है, पेड़ की जो जड़ें हैं वो सेम हैं। हम सिर्फ जीव जंतुओं से नहीं, वनस्पतियों से भी मिलते हैं। सब कुछ ही जो है एक कोशिका, सिंगल सेल से तो बना है। तो अब देखिए मानव, जो आधुनिक मानव है उसकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई। और पुरातत्व विज्ञान ये कैसे कैसे पता चला है? पुरातत्व विज्ञान जिसे आर्कियोलॉजी कहते हैं, अनुवांशिक जेनेटिक्स, उद्क्वासीय मानव विज्ञान, इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, पेंटेलॉजी, भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी, इतनी सारी विज्ञान की शाखाओं और भाषा विज्ञान के बाद इस पहलू को परखा गया है कि आधुनिक मानव का जन्म जो है वो अफ्रीका में हुआ, और अफ्रीका से ही हम चारों तरफ फैले हैं। धार्मिक बनाम वैज्ञानिक की इस रशाकशी में जो है
हमेशा से चलती रहती है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो डार्विन के विकास में यकीन रखते हैं, और ऐसे भी हैं जिनकी संख्या, धर्म को मानने वालों की संख्या जैसे जैसे रैशनैलिटी बढ़ती है घटती ही जाती है। लैमार्क और लैमार्कवाद, अब इसमें लैमार्क का जिक्र किया गया है। लैमार्क जो है, जो बैप्टिस्ट लैमार्क 1744 से 1829 ईस्वी में, अब ये जो व्यक्ति है उसको ही बॉटनी का जनक माना जाता है। इसने पेड़ पौधों पर जो है रिसर्च करनी शुरू की, और 1776 में इसने अपना पहला लेख छापा और 3 खंडों की किताब छापी। इसने बॉटनी नाम का जो इस्तेमाल है लैमार्क को ही किया जाता है। इसने जो है रिसर्च शुरू की थी पेड़ पौधों पर, और लैमार्क के रास्ते पे आगे चल के जो है डार्विन जो है, जिसका पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, 1809 से 1882 ईस्वी तक। तो 1809 से 1882 ईस्वी में डॉक्टर रॉबर्ट ग्रांट ने लैमार्क और खुद डार्विन के दादा के विचारों से अवगत करवाया डार्विन को, और कहा कि तुम इस विषय पर खोज करो। और MHS बीगल की यात्रा, एक जहाज था, एक जहाज जो चला 27 दिसंबर 1831 को, और 1836 तक चला, मतलब 5 साल तक एक जहाज की यात्रा पर था डार्विन। और हुआ ये कि डार्विन के दादा को जो नॉलेज थी, जो लैमार्क को नॉलेज थी, इन सारी नॉलेज को और अपने प्रोफेसर्स के कहने पर जो है वो अफ्रीका और जो साउथ अमेरिका है उस कॉन्टिनेंट के चक्कर लगा रहा था। अब हुआ ये कि ये जो डार्विन है, ये क्यों वहाँ पर जा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे यूरोप बढ़ता जा रहा था, अंधेर युग समाप्त हो चुका था, रेनेसां हो चुका था, लोग नई चीज़ों की जानकारी जुटा रहे थे। यूरोप अपने वैज्ञानिकों पर, अपने शोधकर्ताओं पर खर्च कर रहा था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग देश कैसे हैं, वहाँ का जीव विज्ञान कैसा है, ताकि हम वहाँ पर जाकर उन संस्कृतियों पर कब्जा कर सकें। तो कॉलोनियलिज्म की वजह से जो है इन्होंने इस रिसर्च को फंड किया था, लेकिन उससे जो है मानवता का भला हो गया। तो देखिए, बहुत सारा इन्होंने डेटा कलेक्ट किया। इन्होंने 5436 खालें, हड्डियां, शव, 12 कैटलॉग तैयार किए, 1750 पन्नों की टिप्पणियां लिखी, 770 इनकी डायरी के पेज भर गए, और इतना इन्होंने रिसर्च किया। और तब जो है डार्विन ने ये सफ़र शुरू किया। उस वक्त वो प्रकृतिवादी थे, नेचुरलिस्ट थे, और धरती पर बसने वाले जीवों को जीवों को ईश्वर की रचना समझते थे। वो सोचते थे कि ईश्वर कर रहा है, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा से चलो मैं पता लगाता हूँ कैसे कैसा क्या क्या हुआ। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने जो चीज़ें पता लगाई, इसमें एक पक्षी का जिक्र किया गया है। एक फिंच नाम का पक्षी है, और जो है हाँ, डार्विन ने अपने, देखिए, एक फिंच नाम का पक्षी है जो उन्हें मिला, और उस फिंच नाम के पक्षी की ही 12 प्रजातियां इन्हें मिली। तो दक्षिण अमेरिका के देश में जब ये गए और वहाँ पर उन्हें फिंच नाम के पक्षी की 12 प्रजातियां मिली, तब इन्हें समझ में आया। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, वहाँ पे जो अवशेष थे वो देखे, और इन्हें समझ आया कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, किस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं। और तब इन्हें पता चला कि मनुष्य की भी कई प्रजातियाँ हुई हैं, जो आधुनिक मानव है उससे पहले भी कई प्रजातियाँ हुई हैं। तो इतनी बड़ी और बढ़िया रिसर्च थी ये। आगे दिखाया गया है आखिर इस किताब में क्या था। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में है क्या, तो डार्विन की किताब कह रही थी कि एक प्रजाति का सदस्य जो है दूसरी प्रजाति से भिन्न होता है, भिन्नता पिछली पीढ़ी से मिलती है। तो मतलब हम जो है पिछली पीढ़ी से कुछ गुण और भिन्नताएं लेती रहती हैं, कुछ गुण और विशेषताएं लेती रहती हैं, और जो है जोन सी विशेषताएं जितना ज़्यादा वातावरण के अनुकूल खुद को ढाल लेती हैं, वो विशेषताएं उस प्रजाति में चली जाती हैं। जो प्रजाति अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं ढाल पाती वो खत्म हो जाती है। इसे इन्होंने प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया। डार्विन ने यह सुझाव दिया कि अलग अलग प्रजातियां सामान्य पूर्वज से विकसित हो सकती हैं। तो हाँ, बंदर और मनुष्य एक ही पूर्वज से विकसित हो सकते हैं, और हुए भी हैं। तो प्राकृतिक चयन के द्वारा इन्होंने बताया कि जीवन एक बहुत ही सरल रूप में विकसित हुआ था। डार्विन का सिद्धांत तब पेश किया गया था जब डीएनए की खोज ही नहीं हुई थी। आधुनिक विज्ञान डीएनए को जीवन की इकाई मानता है, इसी में बदलाव के विकास को क्रमिक विकास का आधार मानता है। डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि मानव का विकास अफ्रीका के जंगलों से शुरू हुआ, जहाँ बंदर, ओरांगुटान, गोरिल्ला की प्रजातियाँ विकसित हुई, और जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की खाई को उन्होंने खत्म कर दिया। आज चिकित्सा हो, पर्यावरण, आनुवांशिकी, इतिहास, हर जगह डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत माना जाता है और उसी को आधार बनाकर किया जाता है। आज का दौर आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स
को अध्ययन कर रहे हैं और जेनेटिक्स को अध्ययन करते करते न्यू डार्विनिज्म भी कहते हैं इसे, जेनेटिक्स के अध्ययन को। डार्विन का क्रमिक विकास का सिद्धांत और मानव की उत्पत्ति। तो इवोल्यूशन कैसे कैसे धीरे हुआ इसका तो है, अब मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो प्रजातियों के विकास का सिद्धांत हरगिज़ ये नहीं कहता कि इंसान बंदर, गोरिल्ला या ओरांगुटान से बना है। ये नहीं कहते कि हम बंदरों से बने हैं। हम कहते हैं कि बंदर हमारे और इनके जो हैं पूर्वज एक थे, हम विकसित हुए हैं, हम अलग अलग प्रजातियां बनी हैं एक तरह से। विकासवाद के सिद्धांत को जो वो पेड़ की एग्जाम्पल मैंने आपको दी वो बताया। हज़ारों लाखों वर्षों में प्रकृति ने हमें जन्म दिया है। विकास की इस पेड़ की जड़ में धरती है। विकास इवोल्यूशन इस तरह से पेड़ की तरह हुआ है। उसके वातावरण से पैदा होने वाले अलग अलग जीव हैं। प्राइमेट्स और मानव का उदय। प्राइमेट्स प्राचीन मानवों या स्तनधारी प्राणियों को कहते थे। प्राइमेट्स की बहुत सारी शाखाएं थी। 85 मिलियन साल पहले हम अलग अलग हुए हैं। वे स्तनधारी थे जिन्होंने, प्राइमेट्स उन स्तनधारी जीवों को कहा जाता है जिन्होंने पेड़ों पर रहना सीख लिया था और इनके मस्तिष्क का आकार शरीर की तुलना में बड़ा था। इसे हम कहते हैं कि प्राइमेट्स में बहुत सारे अहम हिस्सा हैं। गिबन, ऑरंगटन, गोरिल्ला और चिंपांजी हमारे रिश्तेदार हैं। तो हमारे जो हमारे रिश्तेदार कहे जा सकते हैं ये, लेकिन हमारा जो जिनसे सीधा संबंध था वो थे होमिनिडी, होमिनिन और होमनीन। होमनीन के 6 से 7 मिलियन वर्ष पहले पैरों पर खड़ा होना सीख लिया था। होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस ये भी प्रजातियां आई थी और लास्ट में जो सबसे कामयाब हुई उसे होमो सेपियंस कहा जाता है। होमो सेपियंस का मतलब ही होता है बुद्धिमान प्राणी। और हमारे ये विकास कैसे हुआ, आधुनिक शोध हमें बताता है कि हमने धरती के वातावरण के बदलाव के साथ खुद में बदलाव किया और खाने में अधिक प्रोटीन खाया। जी हाँ, जितना हमने मांस, मछलियाँ और हड्डियों के गुदा को इस्तेमाल किया उससे हमारे दिमाग का आकार बढ़ता गया और दिमाग का आकार बदला भी। हमारा दिमाग इतना तेज़ हुआ कि हमने कबीले बनाए और जटिल सामाजिक संरचनाएं बनाई और बोली सीखी, लिखना सीखा और 3 तरह की आवाज़ प्राणी निकालते थे, डर से या खुशी से या संभोग ध्वनि। मनुष्य ने उसके अलावा भी आवाज़ें निकालनी सीखी। मानव का मस्तिष्क सबसे अजीब कारखाना है। इसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और ये हर तरह की चुनौती का सामना करता है। आपको पता है कि हमारे कुल शरीर के वजन का सिर्फ 2% हमारे दिमाग में है, लेकिन हमारे कुल शरीर की ऊर्जा का मेटाबॉलिक लोड का 20% हमारे दिमाग में लगता है। तो मनुष्य का दिमाग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा लेने से विकसित हुआ। प्राइमेट्स के विकास की शाखा में होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस के दौर से हम गुजरे और फिर जो है अंत में होमो सेपियंस बने। और होमो सेपियंस जो है, जैसा कि बताता थे कि ये जो है इनके 3 ही उद्देश्य थे: संतान बढ़ाना, फल और बीज इकट्ठा करना और अपनी सुरक्षा करना और मांस इकट्ठा करना। इस तरह की जो ये चीज़ें थी। इसके बाद जो है जैसे जैसे इन्हें जगह से प्यार नहीं था, होमो सेपियंस को किसी जगह से प्यार नहीं था। जैसे जैसे कहीं पर परिस्थितियाँ मुश्किल हो जाती, मांस की कमी हो जाती, तो वो जगह बदलते जाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मनुष्य जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त सोच रख सकता है। तो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी भी आजकल लोग पढ़ने लगे हैं कि मनोविज्ञान कैसे कैसे हम आगे बढ़े। आत्मा की परिकल्पना, आत्मा की परिकल्पना इसलिए आई क्योंकि हम जो प्राचीन मानवों को जानदार और बिना जानदार वाली बेजान वस्तुओं में फ़र्क करने के लिए कुछ सोचना था। तो उन्होंने सोचा कि इसमें से एक आत्मा एक स्वतंत्र इकाई है जो शरीर से निकल जाती है, तो मनुष्य जो है या कोई भी प्राणी जो है मर जाता है। तो इसी वजह से जो है प्राचीन लोग जो है मनुष्यों के साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें भी दफन कर देते थे ताकि जो आत्मा के सफ़र में वो चीज़ें सहायक हों। यह आत्मा का मॉडल इतना ज़्यादा नशीला है कि पूरा वैज्ञानिक प्रमाण होने के बावजूद, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होने के बावजूद 93% लोग सोल, आत्मा इस सब में मानते हैं। मानव के अफ्रीका से जंगलों से निकलने का वैज्ञानिक आकलन, होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस बनना और उसके बाद हैराल्ड सी फ्लेमिंग के साथी लेखक अफ्रीका से होमो सेपियंस प्रोटो ह्यूमन का प्रारंभिक फैलाव के बारे में बताते हैं कि हम सभी लोग अफ्रीका के उत्तरी भाग, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, उसमें से निकले 1 लाख साल पहले और हम गए यूरेशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और 60,000 साल पहले हम पहुँचे। भारत के तटीय इलाकों में पहले आए और उत्तर भारत की तरफ कम बाद में फैले। तो भारत का जो तटीय इलाका है वो पहले जो है होमो सेपियंस की चपेट में आया था। उसके बाद जो है उत्तर में कई हज़ारों सालों तक उत्तर में फैलाव नहीं हुआ था। तो इस
चक्र को आपने समझा कि कैसे कैसे बने हैं, लिपि का उदय हुआ, लिखना मनुष्य ने सीखा और समतल धरती का मॉडल ध्वस्त हुआ। तो पहले माना जाता था कि धरती समतल है, लेकिन धीरे धीरे माना जाने लगा। पाइथागोरस का मानना था कि गोलाकार ही धरती होगी, क्योंकि धरती के लिए गोल आकार आदर्श है। तो प्लेटो, अरस्तु, इन सभी लोगों ने ये पता लगाया, पाइथागोरस के तर्क पढ़ाए जाने लगे और जो है एरान्थोस्टेनेस ने समतल धरती के मॉडल को आखिरी धक्का दे दिया। 276 से 194 ईसा पूर्व में हुए। इन्होंने किस तरह से किया था? इनके ये दो जगह होते थे। एक जगह पे जहाँ पे ये पैदा हुए थे, सिरेन शहर, वहाँ पर एक कुआं था। उस कुएं में जो है सूर्य की सीधी मतलब कोई छाया नहीं पड़ती थी, सीधा सूरज दिखता था। लेकिन जहाँ पर ये काम करते थे, जिस लाइब्रेरी में, उस शहर में जब ये जाते थे तब वहाँ पर जो है खम्भों की रोशनी टेढ़ी पड़ती थी। तो उस शहर को सिकंदरिया कहा जाता था। वहाँ उस समय क्या था कि 125 कदमों को भाग कर नापा जाता था। प्रोफेशनल भागने वाले होते थे और 125 कदमों की हिसाब से जो है इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने जब सूर्य ग्रहण हुआ उस समय 125 कदमों से जो भागने वाले थे, उस समय एक फॉर्मूला लगाकर जो कोण है, जो उस शहर से इस शहर की जो छाया का कोण है, उस कोण को नापा और उसे पृथ्वी की परिधि नाप ली और कहा कि धरती गोल है। तो इनके इस एक्सपेरिमेंट के वजह से पता चला कि धरती गोल है। और ये एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब था उस वक्त भी आप ये कह सकते हैं कि देखिए, मैं इनके शब्दों में लिख के बताती हूँ। यह मालूम था कि सिकंदरिया यानी जिस शहर के पुस्तकालय में वे काम करता था, खंभों की छाया कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, पूरे दिन बनी रहती है। ग्रीष्म ऋतु में संक्रांति के दौरान उन्होंने ऐसा किया। सूरज कुएं के बिल्कुल ऊपर सीध में खड़ा रहता है उनके खुद के शहर शिरेन में, लेकिन जो दूसरा शहर है सिकंदरिया, उसमें छाया बनी रहती है। उन्होंने सिकंदरिया में खंबे की छाया को एक निश्चित कोण बनता है उससे नापा और सिकंदरिया में छाया की कोण नाप लिया जाए तो धरती की परिधि का हिसाब लगाया जा सकता है। तो एरेंथिटिस ने ये फैसला किया कि वो ये करेंगे। तो उसने सिकंदरिया के खंबे और सिरेन के उस कुएं के बीच की दूरी को नापने के लिए प्रोफेशनल दौड़ने वाले रखे। उन्हें पता लगा कि यह दूरी 5000 स्टेड है। 125 कदमों का एक स्टेड होता था। अब उन्होंने 21 जून का इंतज़ार किया जिस दिन ऐसा होता है, और उन्होंने पता लगाया कि खंबे की छाया का कोण 7 डिग्री था, यानी कि पूरे सर्कल का 1/50वां हिस्सा। अब उन्हें आसान था कि जो 2.5 लाख स्टैंड हुआ, अगर स्टैंड के अगर मूल्य आधार पर दिया जाए तो परिधि की गणना में की जाए तो 38,500 किलोमीटर से 46,500 किलोमीटर की दूर पृथ्वी की परिधि यानी कि गोलाकार इकाई होगी। आज के वैज्ञानिकों का भी मानना है कि धरती की परिधि 40,030 किलोमीटर बराबर है। तो देखिए 2076 194 ईसा पूर्व में जो व्यक्ति गणना करता है कि धरती गोल है और इसकी परिधि को भी नापा जा सकता है, उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो एंशिएंट एक्सपेरिमेंट आज भी जो है प्रैक्टिकल है और जो है आज की गणना के हिसाब से सही बैठता है। टॉलेमी का भूकेंद्रीय मॉडल में टॉलेमी नाम के व्यक्ति ने कहा कि भूमि जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। क्लॉडियस टॉलेमाइन जो दुनिया में मशहूर थे, उन्होंने ऐसा मॉडल दिया। बाद में इस तरह के मॉडल खारिज होते गए। 1500 साल बाद न्यूटन ने टॉलेमी पर आरोपों की बौछार कर दी और कहा कि जो है उनकी तरीका गलत है। तो देखिए, धर्म पर आप प्रहार नहीं कर सकते, लेकिन वैज्ञानिक एक दूसरे की गई खोजों को खारिज करते हैं और उसे अपमान भी नहीं माना जाता। और जो है न्यूटन ने फिर ये पता लगाया कि धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, और अरब और ईरानी वैज्ञानिकों ने भी माना। अल बरूनी जो भारत की यात्रा कर रहे थे, उन्हें आर्यभट्ट का विचार पता चला कि आर्यभट्ट कह रहे हैं कि धरती घूम रही है। तो भारत में भी आर्यभट्ट को जो है पैदा किया है। इतनी सारी साइंटिफिक खोजों में सिर्फ एक नाम है आर्यभट्ट की उसका आया है। अल बरूनी 973 से 1048 ईस्वी उनका जीवन था। उनका ख्याल था कि सितारों के अनगिनत टुकड़ों का संग्रह है। धरती अपनी धुरी पर घूमती है, ये भी साबित हो चुका था। कोपरनिकन क्रांति। अब कोपरनिकस कौन था? निकोलस कोपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का विद्वान था।
वह इस नतीजे पर पहुंचा कि धरती और सारे ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये क्रांतिकारी विचार था। ये मान लेना कि सूरज के चारों ओर धरती और सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ये क्रांतिकारी विचार था, जिसे कोपरनिकन क्रांति के नाम से जाना जाता है। द रिवॉल्यूशन ऑब्रियम क्वालिटिस के शीर्षक 1543 के में उसकी मृत्यु के समय छपी थी। तो देखिए, कोपरनिकस नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कि धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है और सूर्य ब्रह्मांड का, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है, जो है जो प्लैनेट्स का है उसका केंद्र जो है सूर्य है। ये इस बात को छुपाते रहे। अपने कुछ लोगों को इन्होंने छोटी छोटी किताबें लिखकर बता दिया, लेकिन इसको छापा नहीं, क्योंकि ये धार्मिक लोगों से थोड़ा डरते थे। लेकिन लास्ट में जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इन्हें जो है ये सब छपवा दिया। इस तरह से अधर्मी कहे जाने का डर बहुत पुराना है। कोपरनिकस खुद भी एक पादरी थे और बहुत सारे लोगों ने जो उनके साथी थे उन्हें प्रोत्साहित किया कि आप इस बात को, इस खोज को छपवा दे जो आपने की है। अधर्मी कहे जाने का बहुत पुराना डर रहता है लोगों में। 5 मार्च क्यों नहीं हो, 5 मार्च 1616 के दिन चर्च की पवित्र मंडली ने निषिद्ध पुस्तकों की सूची में डाल दिया। किस पुस्तक को निषिद्ध पुस्तकों की सूची में डाल दिया? यही कोपरनिकस वाली पुस्तक। उसके बाद टाइको ब्राउन, जियार्डन ब्रूनो, जोहान्स टेलर, जोहान्स केपलर, माफ़ कीजिएगा, गैलीलियो द गैलीली, जिन्हें सभी गैलीलियो के नाम से जानते हैं, जैसे वैज्ञानिक कोपरनिकस के काम को आगे बढ़ा रहे थे। तो देखिए, किसी बुक को बैन कर देना। ब्रूनो ने ना सिर्फ कोपरनिकस के मॉडल का प्रचार प्रसार किया, यह कहा कि ब्रह्मांड अनंत है, तारे ब्रह्मांड में सूरज की तरह अपने अपने ग्रह हैं। तो चर्च ने ब्रूनो को ना केवल कैद किया बल्कि उस पर मुकदमा चलाकर उसे जिंदा जला कर मरवा दिया। इस तरह से कोपरनिकस तो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ये कहने में कामयाब हो गए कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस ब्रह्मांड का केंद्र है जिसमें 9 ग्रह हैं। ये कोपरनिकस, उस समय तक 5 ग्रहों की खोज हुई थी, ये कोपरनिकस ने कह दिया और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में छपवा दिया डरते डरते। ब्रूनो ने जब ये कहा कि जो है कोपरनिकस सही कह रहा है और जो है ब्रह्मांड अनंत है और तारा जो है, सूर्य केवल एक तारा है, उसके अलावा बहुत सारे तारे हैं ब्रह्मांड में, इस तरह की बात कहने के लिए जो है ब्रूनो को जिंदा जलवा दिया गया था। और गैलीलियो को पूरी ज़िंदगी नज़रबंद किया गया, क्योंकि गैलीलियो ने भी ये कहा था कि सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगा रही है पृथ्वी। और गैलीलियो ने तो एक और चीज़ की थी, उसने दूरबीन के आविष्कार का बहुत इस्तेमाल किया और दूरबीन को जो है आकाश की तरफ मोड़ दिया। आकाश गंगा के बारे में कहा कि आकाश गंगा में धरती घूम रही है, सूरज स्थिर है, गोले जो हैं, बहुत सारी चीज़ों को उसने मतलब इस तरह से खोज की। गैलीलियो पर चलाए गए मुकदमे और उसकी घोर निंदा के बाद किताब को, गैलीलियो की जो किताब थी 1632 ईस्वी में छपी थी, 1633 ईस्वी में उसे निषिद्ध पुस्तक मान लिया गया और जो है जीवन भर उसे जेल में अपने ही घर में नज़रबंद करके ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। तो कोपरनिकस ने धार्मिक क्रांति, कोपरनिकस ने जो वैज्ञानिक क्रांति ला दी, उसे एक ब्रूनो और गैलीलियो ने आगे बढ़ाया, लेकिन बिना किसी विरोध के नहीं। ब्रूनो को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और गैलीलियो को अपने ही घर में कैद होकर अपनी आज़ादी से। तो देखिए, ये परेशानी हमेशा से रही है कि धर्मगुरु जैसे ही कोई खोज होती है सबसे पहले उसे खारिज करते हैं, हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, पहले भी अपनाया है, चर्च ने ऐसा किया है, और उसके बाद ये कहते हैं कि ये तो हमारे पास पहले से ही था। तो जो धार्मिक किताबों में पहले से ही लिखा हुआ है वो वैज्ञानिकों को बता क्यों नहीं देते कि कौन कौन सी खोज कर लें और क्या क्या लिखा हुआ है। कोई भी खोज हो जाने के बाद कहते हैं कि हमें तो ये पहले से ही पता था। ये धर्म का एहसास कर्मतरीहीन भावना का प्रमाण है। तो कोपरनिकन क्रांति के बाद बड़े सवाल। तो आइजक न्यूटन जो 1642 से 1726 में अपनी किताब प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत में छपी, इस किताब में उन्होंने गति के नियम दिए, बल, द्रव्यमान और गति की परिभाषा। तो एक सबसे दुनिया का सबसे सुंदर समीकरण इन्होंने ये बताया है कि F = m1 m2 डिवाइडेड बाय r2। तो ये जो है फॉर्मूला दिया था इन्होंने जो है आइजक न्यूटन ने, उसका जिक्र किया गया है कि जिससे हमें फोर्स के बारे में पता चला, हमें चीज़ों के बीच में दूरी किस तरह से बढ़ती है वैसे पता चला। और अक्सर ये सुनने को आता है कि पत्ता भी भगवान की मर्जी से नहीं हिलता। न्यूटन के बाद पत्ते भी गति और गुरुत्वाकर्षण के नियमों से हिलने लगे थे। और ये जो है कि सारी की सारी दुनिया, सारा का सारा ब्रह्मांड गुरुत्वाकर्षण के नियम पर चलता है। ये इस फॉर्मूले से साबित होता है। F = m1, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके बारे में कह रहे हैं कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है,
क्या गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये सारा का सारा आइजैक न्यूटन की इस गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी पर जाता है और इसमें कोई भी चमत्कार नहीं है। विज्ञान में बड़े दिमाग गलती करते हैं। तो देखिए, न्यूटन के इस मॉडल को कमज़ोरी का एहसास था। विज्ञान में एक दूसरे की गलतियां निकालना बुरा नहीं माना जाता। तो न्यूटन के प्रस्ताव पर गॉहर्टम विलियम फाइन लाइबनिट्ज़ ने गहरा प्रहार किया था। यह कहा था कि अगर ब्रह्मांड में तारे अनगिनत हैं तो हर दिशा में एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण का बल लेगा, तो ब्रह्मांड अनंत कैसे होगा, ब्रह्मांड खिंच रहा होगा। तो न्यूटन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण का बल एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरफ खींचता है। और एक वैज्ञानिक होते थे गॉटफ्राइड विल्हेम फाइन लाइबनिट्ज़, 1746 से 1716। इन्होंने कहा कि अगर सारी चीज़ें एक तरफ से खींची जाएंगी तो एक चद्दर की तरह से चीज़ें स्थिर हो जाएंगी। मतलब एक चद्दर को अगर चारों दिशाओं से खींचोगे तो चीज़ें स्थिर हो जाएंगी, तो ब्रह्मांड स्थिर हो गया, वो एक्सपेंड कैसे कर रहा है। लेकिन जो है बाद में इन्होंने अपनी गलती को माना और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी को स्वीकार किया और ये माना कि ब्रह्मांड जो है फैल रहा है और चीज़ें एक दूसरे से, पिंड जो है एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि उन पर गुरुत्वाकर्षण के नियम लागू नहीं होते और एक्सपेंड हो रहा है, एक गुब्बारे की तरह फैल रहा है। विज्ञान को सच मालूम है या नहीं, इस पर तो बहस की जा सकती है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि विज्ञान को सच तलाश करने का रास्ता ज़रूर मालूम है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि वैज्ञानिकों की नई नस्लें हमेशा से ही नए और बेहतर सच की तलाश करती आई हैं। विज्ञान और धर्म के सवालों में अंतर। तो विज्ञान और धर्म के सवाल कैसे होते हैं, इसमें सवालों का जिक्र किया गया है कि नॉर्मल सवाल होते हैं, कब को, क्या और कैसे, लेकिन जो नॉर्मल रोज़मर्रा के सवाल होते हैं वो अलग होते हैं। जो विज्ञानियों के सवाल होते हैं वो कैसे हैं, सूर्य कैसे चमकता है, धरती कैसे गोल है, ये इन सारी चीज़ों को मेटासॉफिक प्रश्न कहा जाता है। और मनुष्य की जो विकास है वो प्रश्नों का ही विकास है। सबसे पहले मनुष्य ने प्रश्न पूछना शुरू किया, प्रश्नों लिखते हुए भी उसने प्रश्न का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो देखिए, इन्होंने कहा कि जैसे भगवत गीता भी प्रश्न की शैली में लिखी गई है, बहुत सारी किताबें प्रश्न की शैली में लिखी गई हैं। क्यों और कैसे की आस्था और विज्ञान में अंतर। तो क्यों, जब हम पूछते हैं किसी चीज़ का क्यों सोचते हैं तो क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहते हैं ईश्वर जाने। लेकिन कैसे हो रहा है, ये सवाल जो है वैज्ञानिक चीज़ों तक ले जाता है। वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिक। विज्ञान शोध के बल पर खोजी गई जानकारी है जिसे वैज्ञानिक विधि से हासिल किया गया है, वैज्ञानिक तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है। गुरुत्वाकर्षण कैसे पैदा होता है, इस पर अब भी रिसर्च जारी है। करोड़ों डॉलर खर्च करके लॉर्ड हैड्रॉन कोलाइडर सैन रिएक्टर बनाया गया है जिसमें सैकड़ों वैज्ञानिक ये शोध कर रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण आखिर पैदा कैसे होता है। विज्ञान प्रकृति के नियमों को समझने और उसकी गुत्थियां सुलझाने और राज खोलने की कोशिश का नाम है। विज्ञान का आधार है कि प्रकृति कुछ नियमों पर काम करती है और इन्हें हम समझ सकते हैं। धर्म का आधार ये है कि ये सारा का सारा जो है प्रकृति के नियम एक ईश्वर ने बनाए हैं और वो जब चाहे अपने इन नियमों को तोड़ सकता है। इसलिए जो धर्म है वो चमत्कारों से भरा रहता है। जैसे चांद के टुकड़े कर देना, खारे पानी को मीठी करना, मूर्ति से दूध पीना, ये प्रकृति के नियमों का टूटना विज्ञान में संभव नहीं है, लेकिन धर्म में प्रकृति के नियमों के टूटने का बार बार जिक्र आता है। विज्ञान पर भरोसा तो ठोस आंकड़ों पर भरोसा करना, प्रयोग पर भरोसा करना, दूसरे वैज्ञानिकों के शोध पर भरोसा करना और उस आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को उस समय पुरस्कार इसलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि उस समय पर्याप्त सबूत इकट्ठे नहीं थे, लेकिन बाद में सैद्धांतिक भौतिकी के कार्य ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज के लिए आइंस्टाइन को 1922 से 1921 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेकिन कोई गुरु कह देता है कि लौकी का रस पियो और हम उसे यूं ही मान लेते हैं, कोई उसकी वैज्ञानिक विधि नहीं है इन सारी बातों की। तो आगे इन्होंने विज्ञान में असहमति हो या विवाद हो तो शोध और प्रयोग से जो है इन चीज़ों का हल खोजा जाता है, शोध पत्र लिखे जाते हैं ताकि वैज्ञानिक सहमति बढ़ी रहे। लेकिन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। धर्म पर अगर आपने उंगली उठाई तो लोग हिंसा पर उतर आते हैं। इन्होंने 27 पॉइंट्स दिए हैं कि धर्म और विज्ञान में अंतर का। तो विज्ञान के सवाल बड़े सवालों से शुरू होते हैं और गैर वैज्ञानिक सवाल छोटे सवाल होते हैं। विज्ञान प्रकृति के नियमों को वैसा ही समझने की कोशिश है जैसा कि वो है। ब्रह्मांड की
की मशीन के छोटे से बड़े पुर्जे कैसे काम करते हैं, यह जानने की कोशिश विज्ञान है। गैर वैज्ञानिक ज्ञान में सर्वशक्तिमान का अस्तित्व साबित करने के लिए प्रकृति के नियमों का टूटना जरूरी है। इसलिए प्रकृति के नियमों के टूटने का उल्लेख मिलता है सभी धार्मिक किताबों में। हर चमत्कार का दावा प्रकृति के नियमों के टूटने का दावा है। विज्ञान में कोई सच हमेशा नहीं रहता, विकास का सच बदलता रहता है। आधुनिक सच पुराने सच की जगह ले लेता है और नई नई जानकारी नए नए सच को जन्म देती है। लेकिन गैर वैज्ञानिक में सच हमेशा एक ही रहता है और उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इस तरह से इन्होंने काफ़ी पॉइंट्स दिए हैं। विज्ञान में भरोसा होने पर भावना और धारणा की गुंजाइश नहीं है। गैर वैज्ञानिक ज्ञान का आधार ही है आस्था, विश्वास, भावना और धारणा। तो ये इन्होंने अंतर दिया है। तो अब इन्होंने ये बताया है कि विज्ञान के सफ़र को जारी करने के लिए ज़रूरी है कि सामाजिक अमन, चैन, मोहब्बत और भाईचारा बना रहे। ऐसा हर समाज जो हिंसा के रास्ते पर चल रहा हो ज़्यादा देर तक विज्ञान के रास्ते पर चल ही नहीं सकता। हिंसा, नफरत, युद्ध विज्ञान के रास्ते के सबसे बड़ी बाधाएं हैं। वैज्ञानिकों को कोई भी समाज जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकता है वो है डर से निजात और सुकून। डर से निजात इसलिए कि वो बेबाक सवाल पूछ सकें और सुकून इसलिए कि वो इन बेबाक सवालों के जवाब तलाश कर सकें। तो हम विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में समुंदर तक दूर दूर तक फैला हुआ ब्रह्मांड है, फैलता ही जा रहा है। इसमें करोड़ों मंदाकिनियां हैं, मंदाकिनियों में करोड़ों तारे हैं, अलग अलग किस्म के अलग अलग तारे। इन करोड़ों तारों में से करोड़ों ऐसे हैं जिनके चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह हैं, ऐसे ग्रह जिनमें से लाखों धरती जैसे हैं। इसमें एक मंदाकिनी है आकाशगंगा, इस अथाह ब्रह्मांड में रेत के कण की तरह, और उस आकाशगंगा में हमारी धरती है। उस धरती पर जीवन है और जीवन के भी अलग अलग रूप हैं। इसमें से एक रूप है मानव। मानव जो सवाल करे, जवाब दे सके और उन्नति के रास्ते पर चलना सिखाए। विज्ञान का रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन वही रास्ता है जिससे जो है हम प्राकृतिक आपदा, टेक्नोलॉजी, खुद मानव से खतरा भी अगर इस धरती को होगा तो बचा पाएंगे। तो इस पुस्तक में यही कहा गया है कि विज्ञान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और धार्मिक मान्यताओं को पीछे छोड़ देना चाहिए। वो प्राचीन है, वो उस तरह की उस वक्त की कबीलियाई संस्कृति जो है खुद को समझाने के लिए प्रकृति के नियम वो समझ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने ये चीज़ें गढ़ी हैं। और भावनाओं का स्थान तर्क को ले लेना चाहिए। बार बार मुहावरा याद आता है, हुनुस दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। तो मुझे तसल्ली है कि समाज में विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इंसानियत को बुलंद करने की राह में बहुत सहयात्री हैं। तो विनम्रता के साथ और जिज्ञासा के साथ मैं कहता हूँ कि सच को अपनाने का रास्ता विज्ञान का रास्ता है। तो सच को तो स्वीकार करना पड़ेगा और सच विज्ञान ही है। तो 2023 में इसमें बताया गया है आगे, 2023 में एनसीईआरटी ने 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में डार्विन और विकास के अध्याय को हटा दिया और जिसका कई वैज्ञानिकों ने विरोध किया। भारत का अनुच्छेद 51 ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट, मानववाद, ह्यूमनिज्म, जिज्ञासा, क्यूरोसिटी, सुधार की भावना, इमोशन टू इम्प्रूव का विकास करे। विज्ञान में अचानक खोज, सेरेंडिपिटी की भी एक लंबी सूची है। पेरिसिलिन और एक्सरे की खोज भी अचानक हुई थी। तो बहुत ही अच्छी किताब है, मुझे तो काफ़ी पसंद आई और आपको भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।